हेलो फ्रेंड्स, धैर्य क्लासेज मालपुरा के यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा में आज के इस लाइव सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 25 कुछ क्वेश्चंस और इसके आंसर्स जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जनसंख्या और राजस्थान की जनजातियाँ, ये हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ के अंदर विभिन्न तरह के हम जो कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं जिसमें राजस्थान से कुछ प्रश्न पूछे जाने हैं, राजस्थान की जीके से संबंधित, वहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा है? तो राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो पहला स्थान है। वहीं राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो 6.85 करोड़ है, कई जगह में 6.86 करोड़ भी देखने को मिलता है, क्योंकि 6.85 व्यक्ति हैं हमारे यहाँ पे, तो 48,437 को जो है कभी पूरा मान लिया जाता है तो 6.86 करोड़ हो जाता है, और कुछ जगह जो है 6.85 करोड़ हमें मिल रहा है। राजस्थान में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? तो राजस्थान के अंदर भारत की कुल जो जनसंख्या है उसका 5.6% पाया जाता है, जबकि क्षेत्रफल अगर हम देखें राजस्थान का भारत का राजस्थान में, तो क्षेत्रफल जो है 10.41% भारत का राजस्थान में क्षेत्रफल है। राजस्थान की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर देखें, 2001 से लेकर 2011 के मध्य जो जनसंख्या बढ़ी, उस वृद्धि होने का जो प्रतिशत है अगर उसको देखा जाए तो 21.31% पर 10 ईयर के अकॉर्डिंग जो है राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले अगर हम देखें तो जहाँ जहाँ जिस प्रकार हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हम देखें तो कुछ अलग होगा। यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है, और जनसंख्या की दृष्टि से और जनसंख्या की घनत्व से राजस्थान के दोनों ही जिले सबसे ज़्यादा जयपुर में हैं और सबसे कम कहाँ हैं? जैसलमेर में। ऐसा ही क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, तो 2001 से 2011 के बीच की जनसंख्या का अगर हम अंतर देखें तो उसके अनुसार जो है बाड़मेर और श्रीगंगानगर, बाड़मेर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही है, न्यूनतम जो है श्रीगंगानगर में रही है। वृद्धि को हम देख सकते हैं कि दो निश्चित समय अवधियों के मध्य किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के अंदर जो परिवर्तन आता है वो जनसंख्या वृद्धि है। ये परिवर्तन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। तो अगर इसके आधार पर देखें तो निश्चित समय अवधि है 2001 से लेकर 2011 के बीच का, और क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं तो उन जिलों की बात हो रही है, तो बाड़मेर के अंदर सबसे ज़्यादा हुई है और श्रीगंगानगर के अंदर सबसे कम वृद्धि हुई है जनसंख्या की। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र जो है आपको ध्यान में है, कुल जनसंख्या के अंदर कुल क्षेत्रफल का भाग लगा देते हैं, तो उससे जो हमारे पास प्राप्त होता है वो ही जनसंख्या घनत्व है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहीं पाई जाती है, और इसकी जो संख्या है वो है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम की अगर हम बात करें तो सबसे कम जैसलमेर में है, जहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत के सभी 28 राज्यों के अंदर उस समय जब जनगणना हुई तब भी 28 राज्य थे, क्योंकि तेलंगाना बना ही नहीं था उस समय, और अब भी 28 हैं क्योंकि तेलंगाना बन गया, 29 हो गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है हमारे, इसलिए अब 28 राज्यों के अंदर भारत का जो राज्य हैं उसमें राजस्थान का 21वां स्थान है। राजस्थान का लिंगानुपात 2011 के अनुसार 928 है, 928 महिलाएं हैं। भारत के लिंगानुपात से यह आंकड़ा जो है 12 कम है, जो एक राजस्थान के अंदर महिलाओं की स्थिति को जो है दिखाता है, और ये नकारात्मक है। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात देखा जाए 2011 में तो 888 है, जो हमारे वास्तविक लिंगानुपात से भी 40 अंक कम है, और ये हमारे यहाँ पे महिलाओं की निरंतर घटती हुई संख्या का जो है हमें सूचक है। इससे हमारी जो है आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन का भी हमें ध्यान में आता है। राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर में है और सबसे कम कहाँ है? धौलपुर में है। राजस्थान का साक्षरता दर 2011 के अकॉर्डिंग 66.11% है, कई जगह हमें 67, 67 पॉइंट कुछ भी देखने को मिलता है, लेकिन जो सही है, और जो भारत का जनसंख्या संग्रहण का कार्य जो करता है उस विभाग की अगर हम साइड पे देखें तो उसके अंदर राजस्थान की जो अंतिम आंकड़े हैं उसमें 66.11% ही राजस्थान का
साक्षरता है 2011 के अकॉर्डिंग, इसमें पुरुष साक्षरता अधिक है महिलाओं की अपेक्षा। राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षर जिले, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है वो कोटा जिले की और सबसे कम कहाँ की है, जालोर की है। वहीं राजस्थान में 2011 में सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि जिस जिले में हुई वो जिला है डूंगरपुर, जो दक्षिण राजस्थान का प्रमुख जिला है, और जनजातियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ का साक्षरता प्रतिशत संपूर्ण राजस्थान के प्रतिशत से अधिक रहा है। मतलब वृद्धि दर जो है वो यहाँ की सबसे अधिक रही है। राजस्थान की कुल जनसंख्या में कितनी प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है, तो राजस्थान की कुल जो जनसंख्या है उसमें 13.18% जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। जनगणना किस सूची का विषय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। जनसंख्या वृद्धि किन कारकों पर निर्भर होती है, तो जनसंख्या वृद्धि के प्राकृतिक कारक 3 हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म मृत्यु 2 प्राकृतिक कारक है, प्रवास जो है मानव की जनित है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मानव का प्रवास कहलाता है। जनजातियाँ अन्य किन नामों से जानी जाती है, तो जनजातियाँ जो है इनको वनवासी, क्योंकि वनों के अंदर लोग रहते हैं, अथवा ये लोग पर्वतों में रहते हैं, इसलिए इनको गिरिजन भी कह देते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या उदयपुर जिले के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो है मीणा जनजाति पाई जाती है। और मीणा समुदाय की उत्पत्ति किससे हुई है, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से, क्योंकि मीणा जो शब्द है वो मीन से बना है और मीन जो है मत्स्य अवतार से उसका संबंध माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति किस जिले में पाई जाती है, तो मीणा जनजाति का बाहुल्य जो है वो जयपुर जिले के अंदर है, क्योंकि यहाँ अगर हम प्राचीन इतिहास को उठा के देखते हैं तो जब तक यहाँ पे सिसोदिया राजवंश का जो है कच्छावा राजवंश का यहाँ पे आधिपत्य नहीं हुआ था आमेर में, उससे पहले यहाँ पे मीणाओं के द्वारा ही शासन किया जाता था। राजस्थान में मीणा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो मीणा जनजाति मूल रूप से जयपुर में, उसके बाद दौसा, सवाई माधोपुर, क्योंकि दौसा भी जयपुर से ही अलग किया है, सवाई माधोपुर भी इसी के पार्ट था, तो यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। करौली, अलवर और भरतपुर, इन प्रमुख 6 जिलों के अंदर मीणा जनजाति ज़्यादा रहती है, और जगह भी रहती है लेकिन यहाँ इनका बाहुल्य है। मीणाओं में कितने वर्ग पाए जाते हैं, तो मीणाओं में मूल रूप से 2 वर्ग पाए जाते हैं, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। और भी इनके वर्ग हैं लेकिन मूल रूप से ये 2 वर्ग हैं। वैसे तो इनके 8 वर्ग हैं मीणाओं के, लेकिन मेन जो 2 हैं वो बड़े माने जाते हैं, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। मीणाओं के पंचायत के स्तरों के नाम लिखिए, तो मीणाओं के पंचायतों के स्तर 4 हैं। ग्राम पंचायत, इसके अंदर गांव के लोग होते हैं। गोत्र पंचायत, एक ही गोत्र के लोग होते हैं। क्षेत्रीय पंचायत, किसी एक उपखंड के प्रखंड के लोग। और 84 पंचायत, जो सबसे बड़ी पंचायत होती है, इसमें समस्त गांव जो हैं जहाँ जहाँ पे मीणा जनजाति रहती है वो सभी इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। मीणाओं के प्रमुख मेले, तो मीणाओं के करौली के अंदर महावीर जी का मेला, सवाई माधोपुर में गणेश जी का मेला, और सीकर जीण माता जो है वहाँ पे रेवासा में जीण माता का मेला। नेजा नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो नेजा नृत्य मीणा जनजाति के द्वारा होली के तीसरे दिन खेरवाड़ और डूंगरपुर में किया जाता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति जो है भील है, और भीलों का उल्लेख हमें जो है रामचरितमानस में, रामायण में, क्योंकि इसकी उत्पत्ति के पीछे के हमने कई सारे कारण जानते हैं। जैसे सबरी जो थी रामचरितमानस के अंदर, जिसको हम देखते हैं, वो भी भील जनजाति की थी। उससे पहले भगवान शिव के पुत्र जो थे निषाद राज, उससे इन भीलों का उत्पत्ति मानी जाती है, उनकी संतान इनको मानी जाती है। तो बहुत पुराना जो है इनका इतिहास है, इसलिए राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, भील सबसे प्राचीन जनजाति है राजस्थान की। भील कौन सी भाषा बोलते हैं, तो भील जो है भीली भाषा या फिर वागड़ी बोलते हैं। पालवी और वागड़ी किसे कहते हैं, ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले भीलों को पालवी और मैदानी क्षेत्रों के अंदर रहने वालों को वागड़ी कहते हैं। और इन जो भील लोग हैं, इन भीलों की भाषा भी जो है वागड़ी है। इनके क्षेत्र को भी वांगड़ के नाम से जाना जाता है। भील शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, भील शब्द की उत्पत्ति बीलू शब्द से हुई है, और इसका अर्थ होता है तीर कमान। मेन रूप से इसका अर्थ बीलू का जो है कमान होता है, लेकिन तीर कमान से जो है इसका संबंध रखते हैं ये लोग, और इनको इस शिकार वगैरह में काम में भी लेते हैं। राजस्थान में भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में भील जनजाति मूल रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के अंदर इनका बाहुल्य है, बाकी शेष जगह भी मिल जाती है। अटक क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है। भीलों के पितृवंशीय जो गोत्र होते हैं उसे अटक कहा जाता है। भीलों के प्रमुख नृत्य कौन से हैं, तो गौरी और घूमर भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। इसके अलावा अन्य नृत्य भी हैं, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण हैं।
गमेती किसे कहते हैं, भोपा और भगत के कौन हैं, तो भीलों के गांव का जो मुखिया होता है उसे गमेती कहा जाता है। और जो मंदिर में या कहीं पे झाड़ फूंक करने वाला होता है वो भोपा होता है। धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाला, जिस प्रकार हमारे पुरोहित होते हैं, तो धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाला जो पुरोहित या पंडित होता है उसको ये लोग भगत कहते हैं। फला और पाल किसे कहते हैं, भीलों में छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पाल कहा जाता है। छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पाल, ये प्रश्न हमें ध्यान रखना है क्योंकि अनेक अलग अलग जातियों के अंदर गांव को अलग अलग चीज़ से जाना जाता है। तो इसलिए भीलों के लिए हमें याद रखना है कि भीलों के अंदर जो है पाल और फला इनके गांव के नाम हैं। भील जनजाति का प्रसिद्ध वेणेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो भील जनजाति का प्रसिद्ध वेणेश्वर मेला जो है वो वेणेश्वर धाम में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को सोमोकोट जाखम जो नदियाँ हैं डूंगरपुर में, वहाँ पे इनका जहाँ संगम होता है वहाँ वेणेश्वर मेला लगता है। चिमाता और दजिया क्या है, ये एक प्रकार से स्थानांतरित कृषि है। चिमाता जो है पहाड़ी ढालों पर की जाती है और दजिया मैदानी क्षेत्रों के अंदर की जाती है भील जनजाति के द्वारा। अगर हम कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है ये नहीं लिखेंगे तो हमारे प्रश्न का आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हमें कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है ये विशेष रूप से लिखना है कि भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी ढालों पर जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको तो चिमाता कहा जाता है और मैदानी भागों के अंदर जो कृषि की जाती है उसको दजिया कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है, तो राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति सहरिया है। वहीं अगर ऐसा प्रश्न है कि राजस्थान की एकमात्र खानाबदोश जाति कौन सी है तो वो कंजर है। सहरिया का प्रमुख मेला कौन सा है, तो सीताबाड़ी का मेला जो 12 में भरता है वो सहरिया जनजाति का प्रमुख मेला है। राजस्थान में सहरिया कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 12 जिले के अंदर इनका बाहुल्य है और 12 जिले के अंदर भी शाहबाद और किशनगंज जो यहाँ की तहसीलें हैं वहाँ सहरिया जनजाति मूल रूप से निवास करती है। सहरिया किसको अपना कुल देवता मानते हैं, तो सहरिया जो है महर्षि वाल्मीकि को अपना कुल देवता मानते हैं। सैराना और सैरोल किसे कहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि भील जनजाति के अंदर पाल और फला है, उसी प्रकार सहरिया जनजाति के अंदर सैराना और सैरोल है। सहरिया जनजाति की जो छोटी बस्तियां होती है उसे तो सैराना कहा जाता है और बड़े गांव को सैरोल कहा जाता है और गांव के मुखिया जो होता है उसको सहलोत कहा जाता है। इसमें सहरोल है उसमें सहलोत आता है। खैर वो प्रश्न आएगा हमारे तब हम उसको देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं टापरी और टोपा क्या है। तो सहरिया जनजाति के मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और घास फूस, क्योंकि ये जनजातियाँ जहाँ रहती है तो उसके आसपास इनको निकटवर्ती क्षेत्रों से जो चीज़ें मिलती है तो उसी से अपने मकानों का निर्माण करते हैं। तो इनको आसपास क्या मिलेगी, जैसे या तो पर्वतीय क्षेत्रों में रह रहे हैं या फिर घने जंगलों में रह रहे हैं, इसलिए गिरिजन या वनवासी इनको कहा जाता है। तो वनों के अंदर और पर्वतों के अंदर इनको पत्थर मिल जाएंगे, मिट्टी मिल जाएगी, लकड़ी मिल जाएगी और घास फूस बन जाएंगे, तो उनसे अपने मकान बनाते हैं, तो उसको तो कहा जाता है टापरी। और जिन क्षेत्रों के अंदर नीचे कई सारे जानवर वगैरह रहते हैं तो उनसे सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, पेड़ों के ऊपर या लकड़ियाँ उनकी जो बल्लियाँ होती हैं उनको खड़ा करके और उस पर एक मचान नुमा छोटी झोपड़ी बना लेते हैं, तो उस झोपड़ी को जो है टोपा कहा जाता है। राजस्थान में गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में जो गरासिया जनजाति है वो मूल रूप से सिरोही, पाली और उदयपुर में पाई जाती है। सिरोही की पिंडवाड़ा और आबू रोड क्षेत्र में, पाली में बाली तहसील में और उदयपुर की गोगुंदा और कोटड़ा स्थान पे जो है जनसंख्या गरासिया जनजाति की अधिक पाई जाती है। गरासिया जनजाति के घर तथा गांव क्या कहलाते हैं, तो गरासिया जनजाति के घर को घेर कहा जाता है और गांव को फालिया कहा जाता है। गरासिया जनजाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, गरासिया जनजाति की पंचायत का मुखिया सैलोत कहलाता है और इनकी पंचायत जो है या इनके जो गांव हैं उसको सैलोल कहा जाता है। गरासिया जनजाति में कौन से विवाह प्रचलित है, तो गरासिया जनजाति के अंदर 3 मूल रूप से विवाह प्रचलित है, मोरबंदिया, पहरावना और ताड़ना विवाह। गरासिया जनजाति के वर्गों के नाम लिखिए, तो गरासिया जनजातियों के 3 वर्ग हैं, मोटी नियात, नैनकी नियात और निचली नियात। इसके उपरांत गरासिया जनजाति के बड़े मेलों को क्या कहते हैं, तो गरासिया जनजाति का जो सबसे बड़ा मेला होता है उसको मनखारो मेला कहते हैं। इसके अलावा भी गरासिया जनजाति के अन्य मेले हैं जिसमें कोटेश्वर मेला, चेतर विचित्र का मेला, गोगुंदा का गणगौर मेला आदि इनके प्रमुख हैं। प्रश्न एक महत्वपूर्ण बनता है यहाँ पे कि गरासिया जनजाति के द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं, तो गरासिया जनजाति के द्वारा जो सामूहिक कृषि की जाती है उसको हरी भावरी के नाम से जाना जाता है। कौन सी जनजाति हाकम राजा का पहला पी के झूठ नहीं बोलती, तो कंजर जनजाति ऐसी है कि हाकम राजा इनका इष्ट देवता है तो उसकी प्याला पी के, मतलब उसका जैसे अपन चरणामृत लेते हैं वैसे ही उसका प्याला पी के कभी झूठ नहीं बोलते। कंजर जनजाति की कुलदेवी कौन सी है, तो कंजर जनजाति की कुलदेवी जो है चौथ माता है।
राजस्थान की एक खानाबदोश जनजाति है, तो वो जनजाति कौन सी है? सांसी है, जो केवल खाने पीने के लिए इधर उधर विचरण करती है, वो जनजाति है सांसी है। राजस्थान में सांसी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भरतपुर, अजमेर, 2 जिले ऐसे हैं जहाँ ये बाहुल्य में पाए जाते हैं। उसके अलावा अन्य क्षेत्रों के अंदर भी होते हैं, लेकिन ये 2 प्रमुख जिले हैं इनके जहाँ पे ये रहते हैं। डामोर जनजाति के प्रमुख मेले कौन से हैं? तो छेला बाबूजी का और ग्यारस की रेवाड़ी, ये प्रमुख जनजातियाँ हैं इनके जनजातीय मेले हैं। छेला बाबूजी का मेला कई बार प्रश्नों में पूछा गया है, इसलिए हम इसको थोड़ा ध्यान से रख सकते हैं। डामोर जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो डामोर जनजाति डूंगरपुर की सिमलवाड़ा जो तहसील है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। डामोर जनजाति के पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है। सामान्य सा प्रश्न है, मुखिया से मुखी याद रख सकते हैं, लेकिन हमें जनजाति याद रखने की कौन सी जनजाति में होता है? तो डामोर जनजाति जो है उसके मुखिया को मुखी कहा जाता है। राजस्थान में डामोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में डामोर जनजाति डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के अंदर पाई जाती है। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कोटड़ा, झाड़ोल और सराड़ा तहसील जो है उदयपुर में, तीनों क्षेत्र हैं, यहाँ पे ज़्यादा कथोड़ी जनजाति पाई जाती है। और ये लोग खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करते हैं, जो पान के अंदर लगाते हैं ना लाल कलर का सा चूने के अलावा, तो वो कत्था होता है। और ये कथोड़ी जनजाति जो है वो खेर के पौधे से, उसकी छाल से कत्था तैयार करते हैं, उस कार्य में निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं लोग। इसके बाद प्रश्न आता है कि राजस्थान में घटते लिंगानुपात के कारण क्या है? क्योंकि हमने शिशु लिंगानुपात देखा 888 है, हमने लिंगानुपात देखा 928 है, और भारत के लिंगानुपात से भी कम है, क्योंकि भारत का लिंगानुपात 940 है। और उस लिंगानुपात 940 से 12 कम तो हमारे पहले राजस्थान का औसत लिंगानुपात है, और उससे भी 40 कम माने 888 केवल हमारे शिशु लिंगानुपात है, तो गिर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? एक तो हमारे यहाँ पे पितृसत्तात्मक परिवार है, दूसरा दहेज प्रथा है, तीसरा यहाँ पे बाल विवाह है, और चौथा जो है वो अशिक्षा है। शिक्षा का स्तर जो बढ़ेगा तो प्रारंभिक जो तीनों चीज़ें हैं, जिसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा, प्रतिशतात्मक परिवार, तो ये तीनों जो हैं थोड़े नगण्य से हो जाते हैं, इनका प्रभाव कम होता है, इसलिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। इसके उपरांत प्रश्न बनता है कि साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो आर्थिक विकास का स्तर कैसा है, नगरीकरण, लोगों का जीवन स्तर, और महिलाओं के सामाजिक और स्थिति किस प्रकार की है, और सरकार की नीतियाँ कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। साक्षरता से आप क्या जानते हैं? तो साक्षरता का मतलब है, वैसे भारत के अंदर साक्षरता का परिभाषा जो है वो ये है कि 7 या इससे अधिक आयु का व्यक्ति जो अपने मन के भावों को लिख सके, पढ़ सके, दूसरे को समझा सके, वो क्या है? साक्षर है। साक्षरता जनसंख्या की गुणवत्ता की सूचक है, जो किसी भी क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास का यथार्थ एवं विश्वसनीय सूचक होती है। और साक्षरता दर जो है उसको ज्ञात करने का सूत्र है कि जिस भी क्षेत्र की निकाल रहे हो वहाँ की कुल साक्षर जनसंख्या कितनी है, और उस साक्षर जनसंख्या के अंदर 7 या उससे अधिक आयु वर्ग का अगर आप भाग लगा के और उसे 100 से इंटू कर दें तो साक्षरता दर आ जाएगी 7 वर्ष, क्योंकि यहाँ पे हमने आधार माना है कि 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो अपने मन के भावों को पढ़ सकता है, लिख सकता है अथवा दूसरे को समझा सकता है, तो वो साक्षर है, इसलिए हमने 7 वर्ष यहाँ पे जो है आधार रखा है। जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो वैसे तो जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण उनको हम लिख देते हैं, क्योंकि प्रश्न की प्रकृति के अनुसार हमें लिखना है। तो जैसे टाडा है, जनजातीय उपयोजन क्षेत्र, शहरिया विकास कार्यक्रम, एकलव्य योजना, रुक भाल्या कार्यक्रम, जनजातीय रेखीय रेशम कीट पालन कार्यक्रम, तो ये इन लोगों के लिए जो है कल्याण के लिए ये कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके बाद हमारे कुछ प्रकृति बदलती है प्रश्नों की, थोड़े से बड़े प्रश्न आते हैं उत्तरात्मक प्रकार के, जैसे जनजातियों की विशेषता एवं उन पर आधुनिकता के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो जनजाति की विशेषताएं होती है, जनजाति कोई भी जो जनजाति है उसके लिए कुछ तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे उनकी अपनी सामाजिक संस्कृति होनी चाहिए, उनके जीवन में कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए, वे लोग जो हैं समाज से अलग कट के रहने चाहिए, उनकी आर्थिक क्रिया जो है वो मूल रूप से प्राथमिक व्यवसाय पर संलग्न होनी चाहिए, जैसे शिकार करना हो गया, स्थानांतरण कृषि हो गया, संग्रहण करना हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्राथमिक व्यवसाय में जो जो चीज़ें आती है, उन चीज़ों के अंदर भी आदिम तरीके से लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं। इनकी अपनी एक अलग से भाषा होती है, जंगलों या पर्वतों में रहते हैं, समाज से दूर रहते हैं, और इनकी जीवन शैली के अंदर कृत्रिमता तो होती नहीं है, कृत्रिमता तो इनमें जीवन में होती नहीं है, इसलिए ये लोग जो हैं बाकी समाजों से थोड़े से अलग हैं। वहीं इन सबको हम देखें, जनजातियाँ प्राय शहरी जीवन से दूर जंगलों में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर रहती है,
इनकी जीवन शैली कृत्रिमता से दूर प्रकृति के निकट होती है। इनकी अपनी विशिष्ट बोली, संस्कृति, भाषा, आर्थिक क्रियाकलाप और सामाजिक ढांचा होता है जो अन्य समाजों से अलग होता है। और जनजातियाँ पुरानी आर्थिक क्रियाओं जैसे शिकार करना, संग्रहण करना, स्थानांतरित कृषि करना आदि करके अपना जीवन यापन जो है करती है। राजस्थान में फिर इस पाठ में से एक बड़ा प्रश्न बनता है कि राजस्थान में भील और मीणा जनजाति को निम्न बिंदुओं के आधार पर तुलना कीजिए। तो इन बिंदुओं के आधार पर जैसे इसने दे रखा है निवास क्षेत्र, सामाजिक जीवन और अर्थव्यवस्था। अगर हम निवास क्षेत्र को लिख रहे हैं तो निवास क्षेत्र को लिखने से पहले, किसी भी प्रश्न को लिखने से पहले हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए, ठीक है। जैसे भील जनजाति है तो भील जनजाति क्या है, कौन से शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, फिर हम जो है इन चीज़ों के ऊपर है थोड़ा सा पुराना इतिहास बता के तो थोड़ा ठीक रहता है प्रश्न का आंसर। फिर हम जैसे इसका निवास क्षेत्र तो हम उसको बता रहे हैं, तो निवास क्षेत्र में इनके क्षेत्रों के नाम लिखने के साथ हम जैसा भी है वहाँ पे एक मैप बना के उसको दिखाने की, प्रदर्शित करने की कोशिश करें कि कहाँ कहाँ कौन से क्षेत्र पे रह रहे हैं। इसके बाद जब हम इनके सामाजिक जीवन पे आएँ तो सामाजिक जीवन के अंदर इनका रहन सहन किस प्रकार का है, इनके कोई धार्मिक मेले वगैरह कैसे हैं, विवाह की रीति नीति किस प्रकार की है, इन सारी चीज़ों को जो है हम दिखा सकते हैं। इनके अस्त्र औजार वगैरह क्या हैं, बर्तन किस प्रकार के काम में लेते हैं, वस्त्र किस प्रकार के पहनते हैं, कोई विशेष चीज़ हो जैसे महिलाएं शरीर पे गोदना वगैरह गुदवाती है, तो वो सारी चीज़ें अगर हो तो हम उन चीज़ों को जो है यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके प्रदर्शन करने से या उनको लिखने से हमारे जो है प्रश्न की प्रकृति में थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है और एग्जामिनर को भी जो है थोड़ा उससे आसानी होती है। आपका जो आंसर लिखा हुआ है वो बाकी सब कॉपियों से थोड़ा सा अलग हट के दिखता है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है ताकि आपको उससे अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। इसके बाद हम जब अर्थव्यवस्था पे आ रहे हैं तो अर्थव्यवस्था के अंदर उनकी जितनी चीज़ें सम्मिलित की जाती है, उनकी जैसे आखेट वगैरह वो लोग करते हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर जैसे वो कृषि कर रहे हैं या मजदूरी करने लग गए, अर्थव्यवस्था के अंदर उनका किस प्रकार से व्यवसाय है, उनकी क्या चीज़ें हैं, तो इन सब पॉइंट जो भी पॉइंट बनते हैं 5-6 इन सबको हम पहले से ही बीच के अंदर जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था लिख दिया, उसके चारों ओर जो अर्थव्यवस्था की जगह आर्थिक क्रियाकलाप शब्द भी आ सकता है और सामाजिक जीवन की जगह सामाजिक दशाएं लिखा हुआ भी आ सकता है। तो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक क्रियाकलाप को हम लिखें और फिर वो कौन कौन से आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो सारी चीज़ इसके अंदर लिखें, तो एक जो है हमारा आंसर अच्छा निकल के आएगा। और हमें मैप इसमें देना ही है क्योंकि निवास क्षेत्र की जहाँ बात आ गई, प्रश्न पूछा है अथवा नहीं पूछा, प्रश्न के अंदर उसका निवास क्षेत्र के मैप का जिक्र है अथवा नहीं है, हमें आता है जैसा भी तो हम जो है बनाने की कोशिश करें। इससे क्या है हमारी कॉपी थोड़ी सी अलग दिखेगी तो हमें आंसर जो है हमारे अच्छे हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। हम फिर अगले किसी चैप्टर का जो है लेके आएंगे आपके लिए। उसके लिए धन्यवाद। कोई आपका सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।